नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक चीज़ और जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये कि इसमें हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अंत तक देखना है। पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है आप नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या कोई डाउट है किसी तरह का जिस वजह से कोई कंफ्यूजन रह गया हो, जिस वजह से आप क्वेश्चन ना कर पाए हो, तो उसे आप लिख सकें। इसके लिए आपको करना यह है कि आप इसे क्या करें, आप जो है इस जो क्वेश्चंस हैं इन्हें नोट डाउन कर सकें, जिससे कि एग्जाम में बहुत ही बेहतर आप प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस मुद्दे के समाधान के लिए की? बोलने की स्वतंत्रता, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बालिका लिंगानुपात में गिरावट, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समानता। टू एड्रेस विच इशू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल, डिक्लाइन इन द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो और इक्वलिटी अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कार्यक्रम है ये किस मुद्दे को संज्ञान में रखकर, किस मुद्दे को केंद्र में रखकर जो है इसे चलाया था। तो जैसा कि 2011 की जनगणना से आपने देखा है कि कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात बहुत कम है ना, जो बच्चियों को पैदा होते ही मार देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, है ना। इन सब चीज़ों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, या इन सब चीज़ों की जो एक तरह से सामाजिक समस्याएं जो है इनको केंद्र में रख के जो है इस योजना को चलाया गया था। इसका उद्देश्य था बालिका लिंगानुपात में गिरावट को मतलब इसमें गिरावट लेकर आना। जो बालिका लिंगानुपात है इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दा है ना, इसमें जो गिरावट हो रही है इसे रोकना, ये जो है इसका मेन उद्देश्य था। कहने का मतलब ये है, जैसे 1000 पर अगर 900 मतलब 1000 पुरुष पर अगर 961 महिलाएं हैं, तो इसे 970 करना, 980 करना, मतलब जो लिंगानुपात है, जो 1000 पुरुषों के सामने जितनी महिलाएं हैं उन संख्याओं को बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था केंद्र में। तो ये आपको याद रखना, मतलब जो गिरावट आ रही है लिंगानुपात में उसे रोकना। ठीक, चलिए आगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? इनमें से कौन सा वह पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अधिकतर देखा जाता है? बैल, शेर, लोमड़ी और हिरन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज ऑफ्टन सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? बुल, लायन, फॉक्स और डियर। इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर, मतलब कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि बैल। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति या पशुपतिनाथ का चित्र, किसका? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का चित्र देखने को मिला है। इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा देखने को मिला है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो है ये देखने को मिला है। चीता जो है इसका भी जो साक्ष्य है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैल। आगे, डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से कौन है जिन्होंने पुस्तक लिखी है डिवाइडेड इंडिया? मुल्क राज आनंद, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी खलीकुमान और खुशवंत सिंह। देखो जो खुशवंत सिंह है इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान। एक इनकी बुक है कर्मा, एक इनकी बुक है कंपनी ऑफ वुमेन, कंपनी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है? ये बुक है किसकी? तो याद रखिएगा ये है खुशवंत सिंह की बुक। ठीक, तो ये याद आपको रखना है। डिवाइडेड इंडिया किसकी है? इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद की। किसकी? इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी बुक है? तो याद रखिएगा ये है राजेंद्र प्रसाद की। भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है गिर, सरिस्का, कान्हा या बांधवगढ़। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू विच ऑफ द एशियाटिक लायंस? गिर, सरिस्का, कान्हा और बांधवगढ़। इनमें से
कौन सी एक जगह है जहां पर एशियाई शेरों का आवास है या एशियाई सर आपको देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और अगर आप इन सारे प्रश्नों को देखेंगे, मतलब ऑप्शंस को देखेंगे, तो इनमें से आपको एक चीज देखने को मिलेगी और वो है गिर, जो कि कहां पर है? गुजरात में। ठीक है सर, इसका कहां पर है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है। अगर मैं बांधवगढ़ की बात करूं तो जो बांधवगढ़ है ये कहां पर है? ये है एमपी में। ठीक है, अगर मैं कान्हा की बात करूं तो ये भी एमपी में है। इसके अलावा मैं संजय गांधी की बात करूं तो ये भी एमपी में है। ठीक है, एक नेशनल पार्क है आपका बांदीपुर, ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, पर अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं बांदीपुर, ये कहां पर है? ये नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक और है जिसके बारे में याद रखिएगा, नागरहोल। कौन सा? नागरहोल। ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक का ही है, तो ये आपको याद रखने। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, सर इसका ये नेशनल पार्क है। गिर भी एक नेशनल पार्क भी है। वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ नेशनल पार्क भी ये है। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, गैलीलियो और रोजर बेकन। हु प्रोपाउंड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लेनेट? पूछ रहा है इनमें से जो प्लेनेट मतलब सॉरी, इनमें से जो ग्रहों की गति है, इस नियम को प्रतिपादित किसने किया? सबसे पहले इस बारे में बताया था आर्यभट्ट ने। बहुत समय पहले आर्यभट्ट ने यह बताया था कि जो सूर्य है ये स्थिर है और पृथ्वी या अन्य ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। क्या? सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रहों के गति के नियमों का। मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, गति के नियम की बात नहीं की मैंने की जो ग्रहों के चारों ओर जो सोलर सिस्टम है ना, इसके बारे में सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने। और यही सेम थ्योरी जो है बाद में दी है केपलर ने। सेम थ्योरी को बाद में किसने दिया है? केपलर ने दिया है, तो ये याद रखिएगा। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जो है ये जोहान्स केपलर ने किया है, मतलब इन्हीं की जिनके बारे में मैं बता रहा था वही। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो है ये इन्होंने 3 गति के नियम दिए हैं। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। क्या किया है? दूरबीन का आविष्कार जो है इन्होंने किया है, दूरबीन का आविष्कार। ठीक, आगे। कोलेरू झील कहां स्थित है? आसाम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। वेयर इज कोलेरू लेक लोकेटेड? आसाम, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। इनमें से कौन सा एक स्थान है जहां पर कोलेरू लेक जो है ये स्थित है? आसाम, आंध्रा, जम्मू और कश्मीर और गुजरात। देखो, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो यहां पर है डल लेक, डल झील है ना, और एक है बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील याद रखिएगा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। एक जो आपसे बहुत पूछा जा रहा है वो है आपका एक अष्टमुड़ी। ठीक है, दूसरा जो आपसे बहुत पूछा जा रहा है वो है आपका सस्ताम कोटा। पूछा जा रहा है मतलब पूछा जाता है ना, सस्ताम कोटा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो इसी में है बेम्बनाद। ये 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, अष्टमुड़ी, सस्ताम कोटा और बेम्बनाद। कहां पर है ये है केरला में। कहां पर है? ये है केरला में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर? केरला में। नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोता का रासायनिक नाम जो है ये क्या है ये पूछ रहा है। कॉपर सल्फेट है, एल्यूमिनियम है, आर्गन है या पोटेशियम नाइट्रेट है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू टी? नीला थोता, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम, आर्गन और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये देख लेना कि एक्चुअल में यही नाम है या नहीं, है ना। अच्छा, क्या कहते हैं नीला थोता को? एक और इसका जो नाम है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है कॉपर सल्फेट, मतलब आप ये बोल सकते हैं CuSO4। अच्छा, एक बात और, अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसके साथ अगर आयरन की क्रिया कराए ना तो ये बनाता है FeSO4 और बचता क्या है? तो याद रखिएगा कॉपर। ये क्वेश्चन कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, आपने प्रैक्टिस सेट में कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में याद रखिएगा, बेसिकली एल्यूमिनियम नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिल्वर की। ठीक है, यानी कि चांदी की। चांदी याद रखिएगा सबसे अच्छा, यानी कि मैं कहूं अगर सुचालक किसका? विद्युत का।
विद्युत के सुचालक की बात करूं तो इसके लिए ये बेस्ट है। कौन सा? चांदी। अगर सेकंड बेस्ट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तांबा। पर जब चांदी बेस्ट है तो तांबे का प्रयोग हम हर जगह क्यों करते हैं? जब चांदी बेस्ट है तो तांबे का प्रयोग हम हर जगह क्यों करते हैं विद्युत के मामले में? उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये, तांबा सस्ता है, चांदी महंगी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई? मुंबई, पटना, कोलकाता और आपका चेन्नई। कौन सी वह जगह है जहां पर जो है सबसे पहले कपास मिल किस भारतीय शहर में की गई? सबसे पहली बताइए जरा। ये 1854 के समथिंग की बात है और ये की गई है मुंबई में। कहां पर? ये की गई मुंबई में, एक भारतीय के द्वारा की गई। क्या है? एक भारतीय के द्वारा की गई है। इससे पहले एक है वेस्ट बंगाल में, पर उसे एक अंग्रेज ने लगाया था। किसने? उसे एक अंग्रेज ने लगाया था, ये याद रखिएगा। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस, मेसोपोटामिया, गाउल या सीलोन। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान? पर्सियन, मेसोपोटामिया, गाउल और सीलोन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 9। ये आपको बताना है ईरान का पुराना नाम। देखो, जैसे मैं ये कहता हूं ना, जैसे ये अपना प्यारा भारत है। अरे क्या हो गया ये? रुको एक मिनट ना। जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, अपना ही है पर नल्ला है। पाकिस्तान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये सिंधु सभ्यता थी। इसी के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी ईरान में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चलोगे और ये रेड सी वगैरह निकाल के ये अफ्रीका में जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये है मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता, जो आज का मिस्र है वो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया का जो आज वर्तमान नाम है ये है ईरान। क्या नाम है? वर्तमान नाम है इसका ईरान। सीलोन जो नाम है ये है श्रीलंका का। इसका ये नाम है श्रीलंका का। सीलोन जब नाम चलता था, ये चलता था मौर्यों के समय। मौर्यों के समय काल में इसका नाम सीहोल था। जब चोलों का राज्य आया था, जब चोल भारत में प्रचलित सॉरी मतलब एक है ना दक्षिण भारत में जब ताकतवर थे, उस समय जो श्रीलंका है उसे कहा जाता था सिंहल राज्य। है ना? आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी सिंहल पर राजराज प्रथम ने और पूर्ण सिंहल पर राजेंद्र प्रथम ने जो है कब्जा किया था। ये वाली चीज आपने पढ़ी होगी। तो वो सिंहल, सीलोन दोनों श्रीलंका है। भारत को जो जैन वगैरह जो ग्रंथ है ना, उनमें कहा गया है जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है? इसे कहा गया है जम्बू द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। और हिंद महासागर को क्या कहा गया है? हिंद महासागर को कहा गया है रत्नाकर। इसीलिए समुद्र का एक पर्यायवाची रत्नाकर भी। रत्नाकर क्या कहा गया है? रत्नाकर, रत्न के आकार का। सॉरी नहीं, रत्नाकर, रत्न आकर। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 10। ठीक है, कौन होता है? कौन इसे चुनता है ना? कौन इसे नियुक्त करता है? नियुक्त कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं एक बात और बताऊं आपको, और वो क्या है? वो ये कि अगर पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ये हाई कोर्ट का होता है। और इसके लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है गवर्नर। कौन करता है? ये करता है गवर्नर। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन होता है अध्यक्ष? ये होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, वो जो है इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? टकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में है पूछ रहा है। इराक, यमन, मंगोलिया, चीन।
इन विच सिटी इज द टकलामकान डेजर्ट लोकेटेड? इराक, यमन, मंगोलिया और चाइना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 11। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11। आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो, टकलामकान की बात की जाए तो ये है चाइना में। कहां पर? चाइना में। और अगर बात की जाए दक्षिण मंगोलिया और उत्तरी चाइना, इन दोनों में स्थित कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोबी मरुस्थल। तो ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पंथेर पांचाली के लेखक कौन है? एक उपन्यास है पाथेर पंचाली, इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बंगाली नोवेल पाथेर पंचाली? अगर बात की जाए पाथेर पंचाली की तो इसके जो लेखक हैं ये हो जाएंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। शरद चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जो हैं इनकी एक रचना है, कमेंट में लिखकर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। डायलॉग वगैरह भी आपने कहीं सुनेंगे, उस पर मूवी बनी है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है? तो याद रखिएगा ये है गीतांजलि। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गीतांजलि। तो ये याद रखिएगा। कौन सा? गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक कविताओं का संग्रह है। मतलब इनकी जो कविताएं हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर की, इनका क्या है? इनका ये संग्रह है। और इसी के लिए इन्हें लिटरेचर में, मतलब साहित्य में यानी कि लिटरेचर में क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है? नोबेल प्राइज जो है इन्हें मिला है। तो ये याद रखिएगा। आगे, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया? इनमें से वह वास्तुकार कौन है जिसने जो है इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था नई दिल्ली का? ली कार्बूसियर, अल्बर्ट स्पियर, लॉरी बेकर, एडविन लुटियंस। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द इंडिया गेट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली? ले कार्बूसियर, अल्बर्ट स्पियर, लॉरी बेकर और एडविन लुटियंस। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एडविन लुटियंस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। इसने राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन इसी ने तैयार किया है। ठीक है। ली कार्बूसियर जो है ये चंडीगढ़ से संबंधित हैं। किससे? चंडीगढ़ के डिजाइन और उन सब चीजों से संबंधित हैं। कौन? ली कार्बूसियर। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव के भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? बेसिकली पूछ रहा है इनमें से कौन सा वह राज्य है जहां पर हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। बताओ जरा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम। क्या हो जाएगा? और साथ में याद रखिएगा जो नॉर्थ ईस्ट है ना उन्हें सेवन सिस्टर कहकर बुलाया जाता है। क्या? सेवन सिस्टर कहकर बुलाया जाता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि इनके स्टेट कौन कौन से हैं, कौन सी इनकी राजधानी है, कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा मिलाता है, कौन सा राज्य किसी देश के साथ सीमा मिलाता है ना, कौन सा राज्य किस राज्य के सीमा नहीं मिलाता, कौन सा राज्य किन दो राज्यों के बीच में पड़ जाता है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है। इसकी मैं बात करूं अगर हॉर्नबिल महोत्सव की तो ये हो जाएगा आपका सी यानी कि नागालैंड। क्या हो जाएगा? सी यानी कि नागालैंड। असम जो प्रसिद्ध है, बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, पर उनमें से एक है अंबुबाची मेला। क्या है? ये है अंबुबाची मेला। इसे कुंभ ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभ ऑफ द ईस्ट, मतलब पूर्व का कुंभ इसे कहा जाता है। ये लगता कहां पर है? तो याद रखिएगा ये लगता है आपका कहां? ये लगता है आपका कामाख्या मंदिर पर। कहां पर? कामाख्या मंदिर पर जो है ये लगता है। ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने स्थगित करने का अधिकार किसे है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हु हैज द राइट टू एडजर्न ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इनमें से कौन है जिन्हें जो है सदन को बुलाने और स्थगित करने दोनों का अधिकार है? मतलब ये सदन को बुला भी सकते हैं, मतलब आहूत कर सकते हैं, और इसे स्थगित भी कर सकते हैं। उसके सत्रावसान का भी अधिकार इनके पास है। बताओ। मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, किसके पास ये अधिकार है, ये जानना चाह रहे हैं। किसके पास ये अधिकार है, ये है राष्ट्रपति के पास। किसके, राष्ट्रपति ये सदन को आहूत और सत्रावसान दोनों का अधिकार रखता है, तो ये याद रखिएगा। आगे, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है, पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये लिखी किसने है, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, साइना नेहवाल, कपिल देव। हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये हो जाएगी आपकी युवराज सिंह की। किसकी, ये हो जाएगी युवराज सिंह की, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक थी सनी डेज, किसकी है, सनी डेज, ये याद रखिएगा सुनील गावस्कर की है। किसकी है, सुनील गावस्कर, है ना। एक बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बताओ जरा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी बुक है, ये आपको बताना, ठीक। चलिए, सचिन तेंदुलकर की एक बुक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, प्लेइंग इट माई वे, क्या है, प्लेइंग इट माई वे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा एक देश है जो ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। देखिए, ब्रिक्स के लिए बात करूं तो पहले ये ब्रिक ही था, जिनमें से एक हो जाएगा ब्राजील, रसिया, इंडिया और ये हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाइना। बाद में एक और जुड़ गया जो कि है एस, और ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब इसे क्या कहते हैं, अब इसे कहते हैं ब्रिक्स। क्या कहा जाता है, अब इसे कहा जाता है ब्रिक्स। इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो श्रीलंका इसका भाग नहीं है, जो श्रीलंका है ये इसका भाग नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका ब्रिक्स का जो है ये भाग नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना करने वाला कौन था, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और आत्माराम पांडुरंग। हु फाउंड द प्रार्थना समाज, इनमें से कौन सा एक है जिसने प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना की है, या मैं ये कहूं कि इसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। इसके कई संस्थापक सदस्य रहे हैं, इनमें से एक थे ये भी जिनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। अगर दयानंद सरस्वती की बात करूं तो इन्होंने आर्य समाज क्या गठित किया है, इन्होंने समाज गठित किया है आर्य समाज 1875 में, कहां पर, मुंबई में, और इसी को इन्होंने पहला हेडक्वार्टर माना है, ठीक है। इसके लिए दूसरा हेडक्वार्टर जो इन्होंने बनाया था वो बनाया है लाहौर को। किसे बनाया है, ये बनाया है इन्होंने लाहौर को, तो ये याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन, क्या, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां बनाया था, ये बनाया था बेलूर मठ को। किसे, बेलूर मठ को। महात्मा गांधी ने जो गठित किया है वो है हरिजन सेवक समाज संघ, सॉरी, हरिजन सेवक संघ, ठीक, 1934 के समथिंग में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, घूमल नृत्य शैली किस, सॉरी घूमल है, घूमल नृत्य शैली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, घूमर, घूमल, घूमल, धूमल, सॉरी धूमल, ये कहां पर है, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। धूमल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किस इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो है ये संबंधित है, याद रखिएगा ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। किससे, जम्मू कश्मीर से। एक और याद रखिएगा यहां पर जिसका नाम है, रुको यार, क्या नाम था उसका यार, डफला या डाफर करके कुछ था, डाफर, हाँ सॉरी डाफर, है ना। ये नृत्य शैली भी है कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, ठीक, तो ये याद रखिएगा। ये है इसकी भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा, ठीक है। चलिए, नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है, मानव कौल, प्रियंका दुबे, इंदुमती देसाई और किश्वर देसाई। हु रोट द बुक नो नेशन फॉर वुमेन, मानव कौल, प्रियंका दुबे, इंदुमती देसाई और किशोर देसाई। किसने जो है इसे लिखा है ये आपको बताना है।
नो नेशन फॉर वुमेन, इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? मानव कौल, प्रियंका दुबे, इंदुमती देसाई और किश्वर देसाई। तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, प्रियंका दुबे। क्या हो जाएगा? प्रियंका दुबे। साथ में याद रखिएगा आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच SSC MTS के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। डाउट सेशन, क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बैच मिलेगा आपको SSC मेकर ऐप पर। ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर। यह वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट? कहने का मतलब ये है जैसे आपने Ctrl+C तो कर लिया कॉपी करने के लिए, अब इसे पेस्ट किससे करोगे? तो ये है आपका Ctrl+B। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Ctrl+B। अगर बात करें हम Ctrl+X की तो ये क्या है? ये कट करने के लिए। इसके लिए कट करने के लिए। Ctrl+Z की अगर हम बात करते हैं तो ये अंडू, मतलब जो काम किया ना उसमें पीछे लौटने के लिए। वहीं अगर हम बात करें Ctrl+Y की तो जो काम आपने गलती से मिटा दिया हो, मतलब जैसे आपने Ctrl+Z करते करते पीछे जाते जाते कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, अब आपको लगता है यार ये नहीं मिटाना चाहिए था, ये लिखा हुआ ठीक था, तो आप Ctrl+Y कर सकते है ना। मतलब Ctrl+Z करते करते अगर आपको लगे कि एक Ctrl+Z ज्यादा दब गया तो आप Ctrl+Y एक बार दबा के वापस से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रखना है। ये इसके साथ टू डू ऐसा कुछ करके बोलते हैं आगे के लिए, है ना। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ईरान, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? ईरान, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कहां पर सहारा रेगिस्तान जो है ये स्थित है, ये पूछ रहा है। अगर सहारा रेगिस्तान की बात की जाए तो ये स्थित है उत्तर अफ्रीका में। कहां पर? अगर इसकी बात की जाए तो ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, तो ये याद रखिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु। वेयर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लोकेटेड? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लोकेटेड कहां पर है? ये किस जगह पर है? ये आपसे पूछ रहा है। कहां पर है ये हो जाएगा आपका ए यानी कि मुंबई। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि मुंबई, तो ये याद रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? 1911, 9, 10 और 12। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल एंथम फर्स्ट संग इन द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था तो कौन सा वह अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाया गया था? यह गाया गया है 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में, नहीं सॉरी 11 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया है पहली बार। यह याद रखिएगा। 1913 में या 12 में एक पत्रिका है वंदे मातरम, है ना, उस पत्रिका में जो है इसे प्रकाशित भी किया गया था। 13 में शायद किया गया है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? एक शब्द है प्रोटोप्लाज्म, यह किसके द्वारा गढ़ा गया है? हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? G.J. मेंटल, है ना, ग्रेगर मेंटल, मेंडल, टल नहीं डल, जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो है जिन्होंने कोशिका की खोज की। किसकी? कोशिका की खोज करने वाले हैं ये याद रखिएगा। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये न जो शब्द है ये क्वाइन किया है जोहान्स इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे द्वारा जो है इस शब्द को गढ़ा गया है। आगे, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर ये वही व्यक्ति है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर आदेश दिए थे, है ना। फायर करने का जो आदेश है वो उसी के द्वारा दिया गया था। उससे जो है किसने या कौन से क्रांतिकारी ने उसे मारा है? भगत सिंह, राजगुरु, ऊधम सिंह और सुखदेव थापर। विच इंडियन रिवोल्यूशनरी किल्ड माइकल ओ डायर? भगत सिंह, राजगुरु, ऊधम सिंह और सुखदेव थापर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26, है ना। किसने मारा है? तो याद रखिएगा ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने मारा है 1942 में। ठीक। आगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है?
देखो अगर यूएन के अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई है तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूएन डे। साथ में याद रखिएगा 10 जनवरी 1946 को पहला औपचारिक जो है सभा गठित हुई थी लंदन में, किसकी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो औपचारिक अधिवेशन है पहला लंदन में हुआ है 10 जनवरी 1946 को, जिसे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे बोलते हैं यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय है? तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर मुख्यालय हो जाएगा इसका? न्यूयॉर्क। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बर्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो बर्ड ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है? नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, मानस। विच बायो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द बर्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? नंदा देवी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार और मानस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 28। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि मानस। मानस उसमें शामिल नहीं है। नंदा देवी है जो कि आपका उत्तराखंड में। सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल का है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? जैसे ये इंडिया का निचला हिस्सा और ये है श्रीलंका, तो ये वाला जो हिस्सा ये है मन्नार की खाड़ी, ये है। पर मानस जो कि आसाम में है ये नहीं है। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि डी, मतलब इसमें फुल फॉर्म ही पूछी थी और वो ये है। देखो जीएसटी ना 3 है। एक है आईजीएसटी जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। एक है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक है आपका एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आगे। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? इनमें से कौन सा वह संगठन है जिससे ये तीनों जुड़े थे? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। बेसिकली ये जुड़े थे आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथियों ने की थी। बाद में जो भगत सिंह है ये इस ग्रुप से जुड़े और उन्हीं के कहने पर दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में इसका नाम HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम इसका कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा और इसी से ये तीनों जुड़े हुए हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। किसने? भगत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी या इसे गठित किया था इस सभा को। कब? जब ये लाहौर कॉलेज में थे। लाहौर कॉलेज को मतलब ग्रेजुएशन के कॉलेज को जब इन्होंने छोड़ दिया था, पढ़ाई जब इन्होंने छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गए, उसके बाद जो है 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा जो है इसकी स्थापना की। अगर आजाद हिंद फौज की बात करूं तो रास बिहारी बोस ने जो है इसकी स्थापना की थी अपने साथियों के साथ मिलकर और 1942 में सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया था। ये याद रखिएगा। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी, 24 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। इस दिन 25 जनवरी को यह मनाया जाता है। 26 जनवरी है रिपब्लिक डे। क्या है? यह है रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र दिवस। क्या है? रिपब्लिक या गणतंत्र दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड, भारत में जो स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, चीन स्थित स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और यूएसए स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन सी है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? अगर बात की जाए इसका सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है तो ये है आपकी भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। अगर सिर्फ मूर्ति की बात हो रही है, अगर मूर्ति और इसका आधार भी जोड़ लिया जाए, जैसे ये मूर्ति है और साथ में इसका आधार है, तो ये स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा हो जाएगा। लेकिन हम आधार नहीं जोड़ रहे, हम बात कर रहे हैं सबसे ऊंची मूर्ति की, है ना, और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में शामिल, ध्यान से सुनो,
भारतीय संविधान में शामिल डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली है, किस देश से हमने इसे अपने संविधान में लिया है, ये पूछ रहा है। याद रखिएगा इसे हमने लिया है आयरलैंड से। साथ में जो मनोनयन किया जाता है ना, मनोनयन मतलब सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत की जाते हैं, इससे भी या ये जो प्रावधान है मनोनीत करने का प्रावधान, कितने 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ना, 12 है ना, जो कला है, समाज सेवा, विज्ञान, इनके आधार पर जो है सामाजिक कार्य, इसके आधार पर 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो जो मनोनीत करने का प्रावधान है ना, ये भी आयरलैंड से लिया है। ठीक, आगे विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं सदी में शासन किया। विजयनगर राजवंश की बात कर रहे हैं, 1600 सदी यानी 1500 में, है ना। पुलकेशिन द्वितीय, राजा राज चोल, आदिशंकर, कृष्णदेवराय, इनमें से एक ही तो व्यक्ति है जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और वो कौन है, वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में जो 3 चीजें आपको याद रखनी है वो ये कि इनकी पुस्तकें याद रखनी है। एक याद रखिएगा आमुक्तमाल्यद, ये तेलुगु में लिखी है इन्होंने, ठीक है। एक याद रखिएगा जाम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखी है। और एक याद रखिएगा ऊषा परिणय, ये भी संस्कृत की है। किसकी है, कृष्णदेव राय की। ठीक है, आगे नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। वेयर इज नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित कहाँ है, यह हो जाएगा आपका सी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो जो बुलंदशहर है ना उसके नजदीक है, बुलंदशहर है ना वहां पर है ये नरौरा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा, तब 24 के बाद की बात है ना, 22 वाला इसे तो हटा ही दो यार, है ना, 22 का तो हो ही गया, है ना। अगर 22 इसका आंसर हुआ तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, 22 में तो एक बार हो ही गया, ये 6 वर्ष के बाद लगता है, 28 में लगेगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए 2028 में। कहां पर, उज्जैन का अगला, उज्जैन का अगला 2028 में। आगे नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, मिजोरम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन विच स्टेट डिड द डांस फॉर्म छरही ओरिजिनेटेड, जो छरही है ना ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ इसका उद्भव हुआ है, ये पूछना चाह रहा है। कौन सा राज्य है जहां इसका उद्भव हुआ है, तो याद रखिएगा इसका उद्भव हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है, 15 नवंबर 1947, 14 दिसंबर 1946, 28 जून 1919 और 14 दिसंबर 1945। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब इसे स्टेब्लिश किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। अब बात करें इसके स्टेब्लिश की, डेट आपको याद है या नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिख लोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, पर अगर याद है और नहीं याद है तो दोनों में कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ईयर याद होना चाहिए, वो साल कौन सा है, तो वो साल है 1919, यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका सी 28 जून 1919, 28 जून 1919। 39 में देखें, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भीष्म साहनी, के शिवन, CV रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनमें से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना, भीष्म साहनी, के शिवन, CV रमन और APJ अब्दुल कलाम। देखो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इनकी बुक है इंडिया 2020, इनकी बुक बहुत पूछता है तो याद रखना। ठीक है, एक इग्नाइटेड माइंड है ना, एक क्या हो जाएगा, एक आपको याद रखना है इग्नाइटेड माइंड के अलावा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ठीक, CV रमन, इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1928 में इन्होंने जो है प्रकाश प्रकीर्णन, जिसे CV रमन प्रभाव कहते, हाँ उसकी खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए, वह समय कौन सा है जब जिसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को जोड़ा गया है। 1976 में, 35 में संशोधन, 85 42 में, 78 44 में और 76 42 में। When were the world socialist, secular and democratic republic included in the Indian Constitution? बताओ
है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर 44वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो जो संपत्ति का अधिकार था, क्या था, संपत्ति का जो अधिकार था, जो कि पहले क्या था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, है ना, इसे हटाकर क्या कर दिया गया, इसे हटाकर कर दिया गया विधिक अधिकार। क्या कर दिया गया, इसे बना दिया गया विधिक अधिकार 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसकी अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु या मिनी संविधान भी इसे कहते हैं। इसी के तहत जो है इन शब्दों को प्रियम्बल या मैं कहूं आपका प्रस्तावना उद्देशिका, इसमें उद्देशिका में जो है जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा। इसी संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट सॉरी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है संविधान में जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा इस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। एक चीज और याद रखिएगा, आप सभी के लिए है श्योर सिलेक्शन बैच एसएससी एमटीएस के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, डाउट सेशन आपको मिलेंगे, क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी, ऑफर सीमित समय के लिए है। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। एसएससी मेकर ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, जरूर डाउनलोड कीजिए। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास के साथ आपको जरूर जुड़ना है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके अगर आप एसएससी मेकर सर्च करते हैं तो वहां आपको ये ऐप मिलेगा, जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है वो भी यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को आप सभी को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आपको दबाना है, ठीक है। और एक बात और, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी कुछ नया आपको क्लास में लगे मिले जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो कि सब जरूरी है, पर जो आपको नहीं आता उसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।